एक किसान अपनी फसल को बेचकर आ रहा था, लेकिन फसल बेचने के बाद उसे एक भी पैसा नहीं मिला था क्योंकि उसके पिता बीमार थे और उन्होंने उससे कुछ कर्जा ले रखा था। आड़ेसी थे और आड़ेती जो होता है उसके सारे पैसों को अपने पास रख लेता है। अब इसके बाद जो किसान होता है वह वापस लौटता हुआ ढेर सारी बातें उसके दिमाग में हैं क्योंकि घर पर उसकी माँ भी बीमार है और घर पर उसका परिवार भी है, तो परिवार का भरण पोषण भी करना है। उसकी जेब में कुल 480 रुपये हैं और उन्हें लेकर वो अपने ट्रैक्टर को वापस लेकर आ रहा है। लेकिन फिर सोचता कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा, मैं कैसे ना कैसे मैनेज कर लूंगा। अब तभी अचानक से उसे सड़क किनारे एक बैग पड़ा हुआ मिलता है और जिस बैग को देखकर लग रहा था कि इसके अंदर काफ़ी कुछ है। तो इसके बाद पहले तो वो सीधा जाता है, लेकिन फिर वो सोचता कि क्यों ना इसको खोल कर देख लेता हूँ। और उसी समय जब वह उतर कर उसे खोल कर देखता है ट्रैक्टर को रोकने के बाद, तो उस बैग के अंदर ढेर सारे पैसे थे, सोने चांदी के जेवर थे और साथ में एक शादी का कार्ड भी रखा हुआ था। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखकर वह समझ गया था कि सच में ही ये किसी शादी वाले घर के पैसे हैं और इतने पैसे थे कि उन पैसों से उसकी ज़िंदगी आराम से व्यतीत हो जाती, कोई भी दिक्कत नहीं थी। इन्हें देखकर एक बार तो उसे लगता है कि क्यों ना मैं इन पैसों को अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन फिर वह सोचता है कि नहीं, वापस ही लौटा देता हूँ क्योंकि शादी के कार्ड पर एड्रेस भी लिखा हुआ था। वह इसी असमंजस में वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठा रहता है। क्या वो व्यक्ति उन पैसों को वापस लौटाएगा या फिर इन पैसों को अपने साथ लेकर अपनी सभी मुसीबतों का निपटोरा करेगा? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली के पासी के गांव में एक जगह पंचायत हो रही थी और उस पंचायत के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि ज़्यादा बुजुर्ग तो नहीं है लेकिन गरीबी और हालतों को ऐसा मारा हुआ है जिसकी वजह से उसकी उम्र से ज़्यादा उसके चेहरे पर उसका बुढ़ापा दिखाई देता है। वह खड़ा हुआ था और उस पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, यानी कि गांव के 3 से 4 लोग थे और 3-4 लोग पंचायत करके उसे दोषी ठहरा रहे थे। कह रहे थे कि इसने हमसे पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद अपने बेटे को दिए हैं, जिस बेटे का नाम था गौरव। गौरव जो कि जवान तो हो चुका था, लेकिन उसे अपनी गरीबी से कुछ ज़्यादा ही चिढ़न होती है और इसी के चलते वह तरह तरह के शॉर्टकट अपनाना चाहता है और इसके लिए इधर उधर से पैसे भी ले लिया करता है और उसका पिता भी उसे पैसे दिया करता है। तो इसी वजह से वो लोग आरोप लगा रहे थे कि इसके पिता ने हमसे पैसे लिए हैं और अपने बेटे को दे दिए, उसने वो पैसे खर्च कर दिए हैं और अब ये पैसे देने से मना कर रहा है। जबकि यहाँ पर जो गौरव के पिता होते हैं, जिनका नाम दिनेश होता है, वह कहने लगते हैं कि देखिए, आप लोगों की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि मैंने आपसे कोई पैसे लिए ही नहीं हैं। अगर ऐसी बात थी तो मैं आपके पैसे जरूर लौटाता, मैं भला आपके पैसों को बिना बेमतलब की ऐसे क्यों रखूंगा? अगर मैं पैसे लेता तो आपके जरूर से लौटा देता। अब वो 4 लोग थे और चारों ने कुछ कुछ पैसे अपने बता रखे थे, यानी कि एक ने तो अपने 20,000 रुपये बता रखे थे, एक ने 28,000 रुपये बता रखे थे, तो एक ने 35,000 रुपये बता रखे थे और एक के 7,000 रुपये थे। इस तरह से उन्होंने एक डायरी बना रखी थी, डायरी में लिख रखा था और उसके पीछे ये भी लिख रखा था कि इतनी तारीख को दिए हैं और इतना इतना ब्याज बनता है। तो कुल मिलाकर वो सारे पैसों का ब्याज और कुल योग वगैरह मिलाकर 1.5 लाख रुपए बन रहा था और 1.5 लाख रुपयों को वो लेने के लिए उसके पास खड़े हुए थे और इसी वजह से वो पंचायत जोड़ी गई थी। अब यहाँ पर जो और लोग होते हैं, यानी कि गाँव के जो गणमान्य लोग होते हैं, वो कहने लगते हैं कि भाई अगर तुम नहीं लेते तो ये खामखाएं तुम्हारे पास क्यों नहीं आते, हमारे पास ही क्यों आ गए ये। तो उसके बाद जो गरीब होता है वह कहने लगता है कि साहब देखो, मैंने लिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इनके पैसों को दे दूंगा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैंने इसके पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसका बेटा होता है गौरव, वह बड़ा ही नाराज होता है इस बात से और नाराज होकर भरी पंचायत में वह हंगामा खड़ा करने लगता है। कहता है कि मेरे पिता इतने ईमानदार हैं और वह अगर पैसे लेते तो जरूर से उनके पैसे लौटाते, उन्होंने पैसे नहीं लिए तो मतलब नहीं लिए और इस बात का गवाह तो मैं भी हूं। लेकिन उसके बेटे की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। हालांकि कुछ गणमान्य लोगों को पता था कि वह अपना मेहनत करके कमाया खाया करता है, लेकिन उसके बाद भी ये इनकी बात थोड़ी कमजोर होती जा रही थी। कहते हैं ना कि सच हमेशा कमजोर होता है और झूठ ताकतवर होता है। अब तभी अचानक से वहां पर एक लड़की आती है जो कि उस पंचायत के बीच में आती है और पंचायत के बीच में आने के बाद एकदम से उन लोगों से कहने लगती है कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम लोग बता रहे हो।
इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जो गणमान्य लोग होते हैं, वो उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकती हो और कौन हो आप? आपको तो हम जानते भी नहीं, आप तो इस गांव की भी नहीं हो और ना ही इसके किसी रिलेशन में से आती हो, जहां तक हमें पता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि आप भले ही मुझे ना जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको जिन पर तुम बेईमानी का ठप्पा लगा रहे हो उनको हमारा पूरा गाँव जानता है और अगर आप चाहो तो मैं अपने गांव के कम से कम 20 से 25 लोगों को लाकर खड़ा कर सकती हूं जो ये गवाही दे देंगे कि ये आदमी बिल्कुल भी बेईमान नहीं है। अब इस बात को सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम खामखा ऐसी बात क्यों कह सकती हो? और जिन लोगों के पैसे थे वो बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता है इतना ईमानदार है। अब इस बात को सुनने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो मैं आपका समय लेना चाहती हूँ। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हैं और उस कहानी को सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये सच में ही ईमानदार आदमी है। इस बात को सुनने के बाद जो गणमान्य लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ सुनाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी सुनाना। और उसके बाद जो लड़की होती है वह उन्हें कहानी सुनाने लगती है। वहाँ पर लड़की के साथ लड़की का पति होता है और साथ में उसका बच्चा होता है। अब उसके बाद जब से वो कहानी स्टार्ट करती है तो बताती है कि गाँव के अंदर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी, जिस लड़की का नाम होता है नीलम। नीलम के पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और यहाँ पर जो नीलम की माँ है वह भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है। नीलम जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है और उसके बाद जो नीलम होती है धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। उसके बाद जैसे वो जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसके पिता उसके लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढना चाहते हैं। इसी वजह से जो पिता होते हैं वह उसके लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढने के लिए कई जगह उसके लिए रिश्ता देखते हैं, लेकिन कई जगह पर लोग लालची होते हैं और कई जगह तरह तरह की बातें उसे देखने को मिलती हैं। और अच्छा लड़का अगर उसे ढूंढना था तो दहेज तो देना ही था। इस बात से भी पिता परेशान होते हैं। घर में ज़्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन पिता की सरकारी नौकरी थी और इसी वजह से जो पिता हैं वो कुछ पैसा अपने लिए बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए हुए थे। तो यहाँ पर जो पिता हैं वो अपनी पूरी जमा पूंजी को अपनी बेटी की शादी में लगा देना चाहते हैं ताकि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो सके और उसे अच्छा जीवन साथी मिल सके। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके एक रिश्तेदार के थ्रू एक व्यक्ति से होती है, जहां पर एक लड़का उन्हें बड़ा ही पसंद आ जाता है और उसके बाद वह अपनी बेटी की शादी उससे करा देते हैं। लड़का जो कि एडवोकेट था और अच्छा खासा पैसा कमाया करता था। उसके बाद पिता जब देखते हैं कि लड़का एडवोकेट है, ऊपर से उनके पास पुश्तैनी जमीन भी है और घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो यहाँ पर पिता और भी अपनी औकात से बढ़कर बेटी की शादी में खर्च करने का सोचते हैं, जबकि लड़के के पिता ने साफ मना कर दिया था कि हमें बिल्कुल भी दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आपने अपनी बेटी दे दी तो यही सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए और उससे अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लड़की का पिता है वो इन बातों को सुन तो लेता है, लेकिन फिर भी अपनी सी कोशिश करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीता, समय के साथ साथ शादी ब्याह का टाइम आ जाता है और उसी दौरान तक यहाँ पर जो पिता होता है लड़की का, उसने दहेज का सामान तो नहीं दिया था, लेकिन सोने के जेवर और साथ में कुछ पैसे, जो पैसे वह अपने दामाद को देना चाहता था, अपनी बेटी को देना चाहता था, वो सभी पैसे एक बैग में रखता है और बैग में रखने के बाद उस बैग के अंदर एक शादी का कार्ड डालता है और उसके बाद उस बैग को लेकर सीधा अपने जो होने वाला दामाद होता है उसके घर पहुंच जाता है। शादी को 2 ही दिन बचे थे और 2 दिन पहले वो इसलिए गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जो मेरा होने वाला दामाद है उसके पिता सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में वो इस तरह से पैसा वगैरह लेने के खिलाफ हैं। तो इसी वजह से वह ऐसे जाता और जाने के बाद कहने लगता है कि ये लो, ये अब हमारी बेटी के लिए गिफ्ट है और हम आपको शादी से पहले इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समाज में ये चीज़ ना लेनी पड़े और आप चिंता मत करना, हम अपनी मर्जी से ये चीज़ दे रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं वो साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि देखो पहले तो हमें दहेज लेना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इतना सब कुछ अपनी बेटी के लिए नाम पर करना चाहते हो तो उसके बाद ये सब कुछ आपको अपनी बेटी को ही देना होगा और इस बात को आप चुपचाप नहीं कर सकते। हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जब आप खर्च कर रहे हो तो अपनी बेटी के नाम पर जहां पर शादी होगी उस समय समाज के सामने ये सारे पैसे दे देना। इस बात को सुनकर जो लड़की का पिता होता है वो बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो नीलम का पिता था वह वहाँ से वापस आने लगता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने तो सच में अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का और बहुत अच्छा परिवार चुना है, क्योंकि जब उन्हें पैसे मिल रहे थे तो उसके बाद भी मना कर दिया। जब मैंने कहा कि बेटी के लिए देने हैं तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि अगर यही देना है तो आप 4 आदमियों में दोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि एक पिता ने अपनी बेटी के लिए कितना किया है, वैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा ही खुश होकर वह वहाँ से वापस लौट रहा था, बाइक पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से
न जाने कब उसका बैग गिर जाता है, उसे पता भी नहीं चलता और उसके बाद वह घर आ जाता है। घर आने के बाद जब वह उस बैग को देखता अपनी बाइक पर और उसे बैग नहीं दिखाई देता तो एकदम से वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फूट फूट कर वहीं पर रोने लगता है। इस बात को देखकर उनकी पत्नी बाहर आती है और बाहर आने के बाद जब वह देखती है कि इस तरह से रो रहे हैं तो उसके बाद पूछने लगती है कि आप ऐसे क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पर जो नीलम का पिता होता है वो बताता है कि उस बैग के अंदर सारा के सारा सामान था और उस सारा के सारा सामान रास्ते में कहीं गिर गया और मुझे नहीं पता वो कहाँ गिरा। अगर वो सामान मैं नहीं ला पाया तो उसके बाद मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, इस बात की मैं बता दूंगा अपने परिवारजनों में कि वह अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अब अगर उस सामान के बिना बेटी की शादी हो तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है और इसी वजह से वह फूट फूट कर रोने लगता है। माँ जो होती है वो समझाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, उनसे कांटेक्ट करके कह देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप वो जो सामान है वो रास्ते में ऐसे ऐसे खो गया है। लेकिन यहाँ पर जो पिता है वो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी भी तो कुछ ना कुछ रेपुटेशन है। अगर वो अब उसने बोल दिया है कि भाई इतने सामान मैं दूंगा, वो भी अपनी बेटी को दूंगा, आप लोगों को नहीं दूंगा, और उसके बाद अगर वो समाज में जाकर उस सामान को ना दे तो अभी से ही स्टार्टिंग से ही उसके जो बेटी के ससुराल वाले हैं उन लोगों की निगाह में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा सोचकर जो पिता होता है वो काफी ज्यादा परेशान रहता है और ये खबर जैसे ही बेटी को पता चलती है कि पिता की जिंदगी भर की कमाई एक झटके में कहीं ना कहीं गिर गई है और उसके बाद पिता परेशान है, तो उसके बाद वह भी अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पिता समझने का नाम नहीं लेता है। उसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वह चुपचाप बैठा रहता है, माँ भी चुपचाप बैठ जाती है, बेटी भी चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ में वही थैला था और वह ट्रैक्टर पर आया था। इसके बाद यहाँ पर जो पिता होते हैं उस लड़की नीलम के, वह उस ट्रैक्टर पर आए हुए व्यक्ति के हाथ में उस बैग को देखकर एकदम से समझ जाते हैं कि शायद ये मेरा ही बैग है, और उसके बाद कहते हैं कि ये तो मेरा बैग है ना। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ शायद ये आपका ही बैग है, क्योंकि मुझे रास्ते में मिला था और इसके अंदर एक शादी का कार्ड भी था और पूरा पैसा और सोने से भरा हुआ था। यहाँ पर और भी लोग थे जिनके सामने घर की ये बातें हो नहीं रही थी और वो जैसे इस बात को सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति का, जिसका नाम दिनेश होता है, उस व्यक्ति का अच्छे से स्वागत किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई आज के ज़माने में तो कोई 2 पैसे भी नहीं लौटाता, फिर आपने इतने सारे पैसे वापस क्यों लौटा दिए। तो यहाँ पर जो दिनेश है वो कहता है कि देखिए मैं एक किसान हूँ और मेरे पिता ने मुझे मेहनत करके कमाना खाना सिखाया है, ना कि इस तरह से किसी दूसरे के सामान को लेने का। और ये हकीकत बात है दोस्तों, जो असलियत में जो किसान होते हैं वह कभी भी किसी का हक्का नहीं मारते और कहीं से भी अगर ऐसा वैसा पैसा उनके पास आ जाए तो उसके बाद वो लोग उस पैसे को लौटाने के लिए कई हद तक गुजर जाया करते हैं। इसका एक उदाहरण आपको न्यूज़ में भी मिल जाएगा। अगर आप कहीं भी चेक करोगे कि एक किसान के पास सरकार के 53,000 रुपये आए थे और उसके बाद लगभग 4 से 5 साल तक उसने चक्कर काटे थे ताकि वो पैसे उनके पास चले जाएं, क्योंकि उनका कहना था कि हमें किसी का मुफ्त का नहीं चाहिए, हम तो अपना मेहनत से कमाएंगे। यानी कि होता है जो ईमानदार लोग होते हैं उनके अंदर यही चीज़ होती है। अगर नेता हो तो ना जाने कितने सारे पैसों को पचा जाएगा और उसे बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर गांव का कोई एक व्यक्ति सरपंच बन जाए और वो थोड़ा सा भ्रष्ट है तो उसके बाद देखो कि उसके जो परिवार वाले हैं वो इतना धन जोड़ लेते हैं कि उसके बाद उन्हें कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, भले दोबारा सरपंच आए या ना आए। ऐसे नेताओं का लगा लो, परिवार का एक सदस्य नेता बनेगा, उसके बाद रिश्तेदारियों में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अच्छा खासा पैसा अपने पास जोड़ लेते हैं और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि भाई नेता के परिवार वाले हैं, उसके सगे संबंधी हैं, तो उनके पास भी प्रॉपर्टी आ जाती है। खैर छोड़ो इन बातों को, कितनी लंबी बढ़ाएंगे, कितनी ही बढ़ा लो उतनी बढ़ती ही चली जाएंगी। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो उसके बाद जो किसान होता है वह वहाँ पर आता है तो वह पूछने लगते हैं कि कहाँ मिला था, कैसे मिला था। तो उसके बाद वह बता देता है कि मैं ऐसे ऐसे फसल बेच कर आ रहा था तो तभी रास्ते में ये बैग मुझे पड़ा हुआ मिलता है और उसके बाद इस बैग को जब मैं खोल कर देखता हूँ तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि इसके अंदर इतने पैसे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि शायद किसी ज़रूरतमंद का होगा और उनकी बेटी की शादी है, कल की ही आपकी शादी थी, तो इसी वजह से मैंने ये बैग लौटाना उचित समझा। यहाँ पर वो लोग उसे अच्छे से स्वागत करते हैं, अच्छे से खातिरदारी करते हैं और उससे कहते हैं कि कल तुम्हें अपने परिवार के साथ हमारी शादी में भी आना है। यहाँ पर जो किसान होता है वो कहता है कि ठीक है आ जाऊँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर वह फिलहाल वहाँ से चला जाता है और उसके बाद उस शादी में वह अपने पूरे परिवार के साथ आता है। हालांकि परिवार की हालत ज़्यादा ठीक नहीं थी,
गरीब लोग ही थे, लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पर आता है। वो लोग उसका अच्छे से स्वागत करते हैं और बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं। जब वह वहाँ पर आ जाता है तो ये बातें होने लगती हैं उस शादी के अंदर कि भाई ये गरीब आदमी को तुमने क्यों बुलाया है। तो उसके बाद जो लड़की के पिता होते हैं नीलम के, वह पूरी बात बताते हैं जो कुछ भी अब तक हुआ था। और इस बात को सुनने के बाद गाँव के भी जो गणमान्य लोग होते हैं वो सभी उसे ईमानदार व्यक्ति के तौर पर अच्छी तरह से पहचान जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये बात गाँव में फैलती है। इधर ये जो व्यक्ति है वह अपने काम धंधे में लग जाता है और इन बातों को समय बीतता है। समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 10 साल बीत जाते हैं। उस बेटी नीलम की शादी हो गई थी और शादी के बाद वह अपने पति के साथ अच्छी तरह से रहा करती थी। अब जो गांव इस व्यक्ति का था, यानी कि जो दिनेश का था, किसान का, उस गांव से 4-5 गांव आगे छोड़कर उसकी शादी हुई थी लड़की नीलम की और उसका पति एडवोकेट था। तो एक दिन की बात होती है 10 साल बाद, जब वह वहां से वापस लौट रही होती है और उसी दौरान रास्ते में उसका जो बेटा होता है, यानी कि अब तक उसे बेटा भी हो चुका है और वह अपने पति के साथ रहा करती है, वह अपने बेटे और पति के साथ गाड़ी में जा रही थी और उसी दौरान अचानक से रास्ते में जब उसका बेटा पानी मांगने लगता है तो वह एक जगह गाड़ी रोकती है और यह जगह और कोई नहीं, उसी किसान का गांव था। और जैसे ही वहां पर गाड़ी रोकती है तो उसके बाद उसके साइड में ही अपने बेटे को पानी पिलाने लगती है और वहीं पर साइड में एक पंचायत हो रही थी। अब जब पंचायत होती है तो उसके बाद जो उसका पति होता है वह उस पंचायत को देखने लगता है। इतनी देर वो पानी पिलाती है और उसके बाद वह बताने लगता है कि यार देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, किसी व्यक्ति के ऊपर शायद ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। क्योंकि पति तो वकील था और उसे पता था कि इल्जाम झूठा होगा या सच होगा, क्योंकि थोड़ी देर तक उसने ऑब्जर्व किया था। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि मैं भी देखती हूँ कि किस के ऊपर ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तो इसी वजह से जो नीलम होती है वहां पर जाकर देखती है और वह व्यक्ति और कोई नहीं, वही दिनेश था जिसने उसके पैसे और जेवर लौटाए थे। इसी वजह से मैं वो लड़की नीलम हूं जिसकी शादी में इन्होंने पैसे पहुंचाए थे। और ये व्यक्ति बिल्कुल भी बेईमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पर जब हमारा इनका आना जाना हुआ था तो मुझे इनकी कंडीशन के बारे में पता चला था, क्योंकि शादी के बाद में मैं कई बार इनके पास आई थी और पिताजी भी इनसे मिलते जुलते रहा करते थे और बताते थे कि इनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि उनके पिताजी कुछ दिनों पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और उसके बाद उनकी माँ भी बीमार रहा करती थी। घर में एक बच्चा था और माता पिता थे। अब इन चीजों को सभी को मैनेज करने में वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारे पैसे लौटाए। पिताजी ने बाद में उनकी दूसरे तरीके से मदद की थी, यानी कि जो फसल उनकी हुआ करती उसे ज्यादा रेट में वो खरीद लिया करते और आड़ती के थ्रू उन्हें पैसे दिला दिया करते। उससे उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक हो गई थी। जब सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगता है तो धीरे धीरे यहाँ पर सभी लोग अपने जिंदगी में व्यस्त होने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये व्यक्ति जब इतना कर सकता है तो उसके बाद भी ये आप इसे बेईमान कैसे ठहरा सकते हो। अब जब सभी लोग गांव वाले ये बात सुनते हैं तो सुनते ही एकदम से उन्हें इस बात पर विश्वास हो जाता है और लड़की कह भी देती है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अभी के अभी 15 से 20 लोगों को, अपने गांव वालों को यहां पर खड़ा कर सकती हूं जो इस बात का साक्ष्य बन जाएंगे और इस बात की गवाही दे सकते हैं। इसके बाद वह जो 4 लोग होते हैं जिनके पैसे थे और पैसे बताए जा रहे थे लगभग 1.5 लाख रुपए हैं, ब्याज वगैरह लगाकर, वह कहने लगते हैं कि फिर हम लोग झूठे थोड़ी ना है। लेकिन तभी यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं, अब तक उन्हें उस पर इतना विश्वास हो गया था, वह उससे कहने लगते हैं कि सच में तुम लोग झूठे हो, क्योंकि तुम लोगों का तो पैसा ये है, दूसरों को कुछ पैसे दे देना, उसके बाद ब्याज कमाना, और सोचा होगा कि ये तो शरीफ आदमी है, इसकी भला कौन सुनने वाला है। लेकिन इंसान जो ईमानदार हुआ करता है उसके लिए ऊपर वाला न जाने किस किस रूप में कोई ना कोई मदद भेज दिया करता है। उसके बाद उनको पंचायत के द्वारा फटकार लगाई जाती है। और इधर जो नीलम का पति होता है जब इस पूरी कहानी को सुनता है तो उसे भी उस व्यक्ति की महानता पर बहुत ज्यादा फक्र होता है और वह कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, अगर ये लोग कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कोर्ट में मैं तैयार हूं इनके लिए, और आप कैसी भी परेशानी मत लो। यहां पर जो किसान होता है दिनेश, उसकी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन तभी यहां पर उनका जो बेटा होता है वह उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता है। कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, मैं इस ईमानदारी को ऐसे ही समझा करता था कि इससे कुछ नहीं होता, पेट नहीं भरा करता और मैं गलत रास्तों को चुनता था, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि ईमानदारी से किया हुआ काम हमें बहुत आगे ले जा सकता है। जैसे कि आज आपको इन सभी लोगों के सामने हीरो बना दिया और मेरे भी आप आज से हीरो हो। इस बात को सुनकर यहां पर जो वकील होता है वह पूछता है कि क्यों बेटा, तुम गलत रास्ते तय किया करते थे? तो यहां पर वह कहता है कि हाँ अंकल, मैं गलत रास्ते तय किया करता था। तो उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तुम्हें काम ही चाहिए कामयाब होने के लिए तो तुम मेरे पास आ जाना। उसके बाद जो वकील साहब होते हैं यानी कि नीलम के पति, वह उनके बेटे को भी
अच्छे से काम करवाते हैं शहर के अंदर, और वहीं पर वो लोग अच्छी तरह से आज अपना जीवन जी रहे हैं। बेटे ने एक पैसा कमाकर यहीं पर शहर के अंदर एक कमरा बना लिया है और उसको धीरे धीरे घर का रूप दे रहा है। कह रहा है कि अपने माता पिता को भी यहीं पर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहाँ पर ईमानदारी से किया हुआ काम उन लोगों को जिंदगी में एक ऐसा सबक दे गया जो कि शायद किसी को नहीं मिला होगा। बेईमान लोगों की हार हुई, ईमानदारी की जीत हुई। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।